एनजीएन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं साइमा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 2019 की तरह इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी मुद्दे पे बात करेंगे हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी से। आज चुनाव आयोग ने अपना दायित्व निभा दिया। 7 चरण में चुनाव की घोषणा है। हमेशा की तरह गुजरात में इस बार भी एक फेज में इलेक्शन है। गुजरात के लिए ये चुनाव एक महीने में खास हो गया क्योंकि गुजरात में 26 लोकसभा और 5 विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई। जो विधानसभा सबसे पहले खाली हुई थी विसावदर, आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत बयाणी के इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हुई थी। विसावदर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग, क्योंकि विसावदर की सीट सबसे पहले खाली हुई थी। सबसे अंतिम सीट खाली हुई माणावदर की, लाखानी की। उसके यदि हम अंतिम से चले तो उसके 2 दिन पहले पोरबंदर की खाली हुई थी, मोरवड़िया की। उन जगहों पे चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन विसावदर में चुनाव की घोषणा नहीं। सोशल मीडिया में तमाम ट्रोल चले हैं कि विसावदर में चुनाव की घोषणा क्यों नहीं। तो भाजपा प्रदेश प्रमुख और नौसारी सांसद सी.आर. पाटिल का कहना है कि वो भूल से जय गया होगा। संभावना भी है कि मिस्टेक हो। लेकिन यदि चुनाव आयोग चुनाव कराना भूल जाए कहीं, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। खासतौर से तब जब इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे सवाल उठे। कल ही 2 नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई। शाम को प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया। 3 दिन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं, एक जगह पहले से खाली होती है। इलेक्शन कमीशन ने आज वो तमाम घोषणाएं की जो आचार संहिता है कि जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाए, मनी पावर मसल पावर को कंट्रोल करें। ये सब कहना बड़ा आसान है। यदि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराना कहीं भूल जाता है और उस सीट पे जहां पे सबसे पहले जो सीट खाली हुई थी, मुझे जितना समझ में आता है, मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में एक और नोटिफिकेशन आएगा और उसमें ये मिस्टेक सही हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं कि आप ये भूल जाइए कि कहीं बाई इलेक्शन भी कराना है। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इस चुनाव में कई नई चीजों का समावेश है। जो सीनियर सिटीजन है 85+, उनके लिए हाउस पोल की व्यवस्था है। हैंडीकैप के लिए हाउस पोल की व्यवस्था है। और दोनों की यदि संख्या जोड़ ले तो लगभग 1.5 करोड़ जैसी हो जाती है। 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हो जाती है। ये एक नई चीज है। और भारत जैसे देश में जहां जितने मतदाता है, आज चुनाव आयोग ने अपने
तो इसमें कहा कि भाई यूरोप, अमेरिका और कनाडा से ज़्यादा की पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे यहाँ वोटर है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और इतने में चुनाव कराना एक मुश्किल काम होता है। चुनाव आयोग के लिए भी ये चैलेंज है। लेकिन टीएन सेशन के बाद चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो उसकी निष्पक्षता है या जो उसकी सक्रियता है, वो किस हद तक लागू होगी इस पे बहुत कुछ है और लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना होता है। पॉलिटिकली आप बायस्ड नहीं है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकली बायस्ड है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि इस पूरी लिस्ट को देखिए तो लगभग जैसे चुनाव 2019 में हुए थे उसी तरह से चुनाव है। यूपी में 7 फेज में चुनाव है, गुजरात में 1 फेज में है, उड़ीसा में 4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पे 1 फेज है। तो ये सब कुछ है, लेकिन अच्छा है अगले 2 महीने 2.5 महीने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी मनाएंगे और चुनाव में लोगों को अपना एक ऑप्शन चुनने को मिलेगा। ये चुनाव एक और मायने में बड़ा खास होगा, जितना मुझे समझ में आता है कि इस चुनाव में 2 हिस्सों में सीधा सीधा पोलराइजेशन है। एक तरफ काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसको हम हिंदी नून स्पेस स्टेट कहते हैं, हिंदू नून स्पेस कहते हैं, और एक तरफ साउथ है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए के पास एक बड़ी बढ़त है। इलेक्टोरल बॉन्ड लास्ट में आया, पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, किस तरह से कैप्शन को सेंट्रलाइज किया जा सकता है, उसकी जो छवि विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है वो कितना डेंट करेगा और ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा और वो मुद्दे कितने प्रभावी होंगे, ये एक बड़ी भूमिका है। इस चुनाव में एक चीज और है कि इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन मोस्टली नोटिफिकेशन डिक्लेयर होने के पहले हो जा रहा है। बीजेपी ने लगभग अपने 200 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, कांग्रेस की भी 2 लिस्ट आ चुकी है। तो वोटर्स को एक बड़ा टाइम मिल रहा है। गुजरात में तो 7 मई को वोटिंग है, लेकिन 60% तो कैंडिडेट तय हो गए हैं। जो 40% बाकी है वो भी 1-2 दिन में तय हो जाएंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट कुछ बाकी है। तो वोटर्स को 1.5 महीना 2 महीने का समय मिल रहा है कि वो अपने कैंडिडेट को जाने, समझे, उसके लिए सोचे। तो वोटर्स को इस बार खूब टाइम मिल रहा है। अच्छा, इस इलेक्शन में डिवीजन इतना बड़ा हो गया है कि जो टोन है, इलेक्शन टोन, वो बहुत हाई भी जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ तरफ एक तरफा मामला है। गुजरात में है, 1 साइडेड इलेक्शन है मोस्टली। वलसाड़ है, बनासकाठा है, 2-3 सीटें हैं जो लड़ाई में है, बाकी तो खुला मैदान है भाजपा के लिए। तो भाजपा भी अपना यहाँ पोटेंशियल नहीं बिगाड़ेगी, कांग्रेस भी अपना यहाँ पोटेंशियल नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि सिंबॉलिक है। जिन स्टेट में अलायंस मजबूत है, विसावदर की मैंने बात इसीलिए की
क्योंकि वो एक अकेला बाई इलेक्शन है जहां पे एक कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी से वो तय है। जी भूपत बयाड़ी जो इस्तीफा देके गए हैं मोस्टली वही कैंडिडेट, लेकिन भूपत बयाड़ी को लोग एक्सेप्ट करें क्योंकि वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से आम आदमी में आए, बदलाव के राजनीति में आए। और भूपत बयाड़ी वो एमएलए थे कि रिजल्ट आने के बाद चौथे दिन वो कमलम पहुंच गए थे, और फिर बाद में उनके पिताजी ने मना किया, लोकल प्रोटेस्ट हुए तो वो बोले कि मैं घूमने आया था। तो आम आदमी का विधायक गांधीनगर कमलम घूमने जाता है। घूमने की गांधीनगर में अच्छी जगह में से एक कमलम भी है, और बाद में वो सही स्थायी हो गए। तो जो एक बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि जो टाइट स्टेट है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इंडिया बनाम एनडीए का सीधा मुकाबला है। साउथ में बीजेपी उस पोजीशन में नहीं है कि सीधा मुकाबला हो सके, लेकिन यदि अब की बार 400 पार होना है तो साउथ से बहुत कुछ हासिल करना है, और प्रधानमंत्री और बीजेपी लगातार साउथ को फोकस करे, खासतौर से तमिलनाडु। कल भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे, आज भी प्रधानमंत्री थे। तो जिस तरह की तमाम घटनाएं हुई है। दूसरा ये सवाल इसलिए भी बड़ा अहम है ये इलेक्शन कि अपोजिशन का क्या होगा। यदि अब की बार 400 पार हुआ तो अपोजिशन का क्या होगा। 2009 से 14 तक सदन में विपक्ष का दर्जा कांग्रेस के पास था। सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास उनके नंबर्स नहीं थे कि उसको अभी भी कांग्रेस 55 पे है। तो कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। जिस तरह से काऊ बेल्ट में कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो इस इलेक्शन में वो खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और यदि नहीं हो पाती तो आगे कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। अब की बार 400 पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चुनाव में मुद्दे कौन से हावी है। बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। सीए है, राम मंदिर है, मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो एजेंडा है वही एनडीए का एजेंडा है, क्योंकि एनडीए में कोई ऐसा दल है ही नहीं है जिसकी अपनी कोई एक इतनी बड़ी अपील हो कि वो एजेंडा सेट कर सके। जब हम इंडिया में आते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन है, कास्ट सेंसेक्स है, वुमेन गारंटी है, अगेंस्ट कैपिटलिज्म है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। लेकिन वो अपोजिशन का ज्वाइंट इफेक्ट है या कांग्रेस का राहुल गांधी का इंडिविजुअल है, वो एक बड़ा सवाल है। और जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही खड़ी होने की। बंगाल में बीजेपी खड़ी हो कि नहीं होगी उस पे सवाल है। उड़ीसा में अलायंस होते होते नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में नए साथी बने हैं। और सबसे अहम होगा महाराष्ट्र, क्योंकि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा यदि कहीं की राजनीति बदली तो महाराष्ट्र की। आप रात में सोइए, सुबह नया चीफ मिनिस्टर मिलता था, कौन किसके साथ है वही नहीं समझता है। महाराष्ट्र में 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, कांग्रेस और भाजपा।
प्रकाश अंबेडकर, किसान शेतकारी संगठन सेठी जी का अलग। महाराष्ट्र में तो MIM के सांसद भी है। तो महाराष्ट्र क्या होगा? शरद पवार, अजीत पवार में से कौन है? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे में से कौन है? और बीजेपी कितनी मजबूती से खड़ी है? महाराष्ट्र में इतना तय है कि बेनिफिशियरी फाइनली बीजेपी है, लेकिन 2 शिवसेना में से एक ही शिवसेना बचेगी और 2 एनसीपी में से एक एनसीपी बचेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल ही महाराष्ट्र का चुनाव है, तो वहां के लिए एक जमीन तैयार है। 4 स्टेट में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन भी साथ में है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ये इलेक्शन हाई टोन नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्शन कई मायनों में, कई स्टेट में बड़ा अहम होगा। उसके जो परिणाम होंगे वो दीर्घकालिक परिणाम होंगे। कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होंगी जो 2029 के जब हम पार्लियामेंट इलेक्शन में बात करने के लिए बैठेंगे तो उनका वजूद वो नहीं होगा। तो ये चुनाव जो है कई दृष्टि से अहम है, और खासतौर से तब अहम है जब एक बड़ा तबका यूथ आया है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर का नंबर इतना बड़ा है जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। तो यूथ कहां जाता है? महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो वो जो आधी आबादी है उसकी चुनाव में क्या भूमिका? पार्लियामेंट से तो हमने तय कर लिया कि रिजर्वेशन महिलाओं को दे, कब देंगे वो पता नहीं। तो ये चुनाव तो बिना वुमेन रिजर्वेशन के कम से कम है। तो वो वुमेन रिजर्वेशन कहीं इलेक्शन में अपील करेगा नहीं करेगा, उसकी आवाज भी कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि आप पिछले कुछ इलेक्शन को कंटिन्यू देखिए, चाहे वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन, उनमें एक नया वोटर का क्लास पैदा हुआ है, वो महिलाओं का। बिहार में तमाम चीजों के बाद ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को सत्ता में वापस लाने की क्रेडिट यदि किसी को दी जाती है तो वो महिलाओं को। कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती। कर्नाटक बीजेपी के लिए वो स्टेट है जहाँ से उन्होंने मैक्सिमम हासिल कर लिया है, उसको कंटिन्यू कर पाना उनके लिए चैलेंज है। तो उनकी जितनी भी स्कीम है वो वुमेन बेस्ड है। तो एक लाभार्थी कह के एक नया क्लास पैदा हुआ जिसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। तो महिलाओं का निर्णय क्या होगा? तो ये चुनाव दिलचस्प होगा। अगले 2.5 महीने हाई टोन पे चैनल में बात होगी, हम आप हाई टोन पे बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा और इसके परिणाम में से कई नई चीजें निकलेंगी। अजीत जी, तीसरे चरण में गुजरात में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें एससी रिजर्व है कई सीटें एसटी रिजर्व है, कई जनरल है। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? रिजर्वेशन की तो जो सामान्य प्रक्रिया है, जो 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बाद के रिजर्व है, तो 2 सीटें गुजरात में एससी रिजर्व है, कच्छ है और बनासकांठा में 2 सीटें एससी रिजर्व है और 3 सीटें एसटी रिजर्व है। तीनों सीटें साउथ गुजरात की है, एसटी का बारडोली है, छोटा उदयपुर है और आपकी वलसाड। 5 सीटें निकाल दीजिए, 21 सीटें जनरल है
और SC/ST पॉपुलेशन बढ़ा है। गुजरात में 90 से SC कम्युनिटी मोस्टली बीजेपी सपोर्टर्स रही, जी ST कम्युनिटी कांग्रेस सपोर्टर्स रही, लेकिन 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 156 की जो हिस्टोरिकल विक्ट्री बीजेपी की हुई, उसमें ये सब परंपराएं टूट गई हैं। 26 की 26 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, उसमें रिजर्व सीटें भी है, नॉन रिजर्व सीटें भी है। और इस बार बीजेपी का टारगेट जो है कि हम 26 तो 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, अब हम अपना विनिंग मार्जिन बढ़ा लेते हैं 5 लाख। तो वो 5 लाख होगा नहीं होगा वो सवाल है, लेकिन पार्लियामेंट गुजरात में ने जैसे कहा कि एक तरह से ये पॉलिटिकली डेड स्टेट होता जा रहा है, जी या अपोजिशन उस मोड में ही नहीं है कि वो लड़ने का साहस जुटा पाए। सिंबॉलिक लड़ाई है, गांधीनगर है, कोई लड़ाई नहीं है, अहमदाबाद की दोनों सीटों में कोई लड़ाई नहीं है, सूरत नौसारी में कोई लड़ाई नहीं है। देश की टॉप 10 जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा मार्जिन से वाली, उनमें से 4 सीटें गुजरात की हैं। तो गुजरात एक तरह से बीजेपी के लिए वह तालाब है जहाँ पानी से ज़्यादा कमल है। जी तो जब पानी से ज़्यादा कमल है तो गुजरात में मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन जैसा होगा। जी अजीत जी, एक और बात इस मुद्दे पर से आपको पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि तालाब के पानी से ज्यादा कमल है, तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा तब क्या गुजरात में नो अपोजिशन हो जाएगा? डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन गुजरात का एक अपना इतिहास है, बड़ा शानदार इतिहास है। ये आप 2002 के बाद का पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, गुजरात हमेशा अपोजिशन को स्पेस देता है। यहाँ स्वतंत्र पार्टी थी, यहाँ प्रजासत्ता दल था, एक समय तो यहाँ कम्युनिस्टों का भी स्पेस था, इंक्लूडिंग 2002 में आप देखिए, 2004 में देखिए, 2007 में देखिए, 2009 में देखिए। तो पार्लियामेंट और असेंबली दोनों में अपोजिशन का अपना एक स्पेस था, लेकिन 2014 के बाद 2014 में चुनाव हुए, 26/0 आए। 2014 में कई सीटें ऐसी थी कि जहां मार्जिन कम था। 2017 में तो सत्ता बदलते बदलते बच गई, लेकिन 2019 में क्या हुआ, 26 गए। 2022 ने उसको कंटिन्यू किया, 24 लगभग उसी दिशा में जा रहा। तो और जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पे गठबंधन करके जिस तरह से अपने आप को सीमित कर लिया है, उससे 2029 तक में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है ये, लेकिन गुजरात में अपोजिशन अभी तो कम से कम नहीं है, और ये बात अपोजिशन भी अच्छे से जानता है कि ये चुनाव उनके लिए बहुत कुछ हासिल करने की बात है। चैनल में, लाइव में कुछ भी कहें, लेकिन जब आप अंदर बात करते हैं तो उनको भी पता है कि इस चुनाव में कोई एक आध सीट आ जावे तो अच्छा। उनका ये बेस ही नहीं है, ये विजन ही नहीं है कि 26 में से हमें 14 जीतनी है। विजन ये है कि कोई एक आ जाए, तो 26-0 का जो मामला है वो खत्म हो जाए। तो गुजरात में मुझे नहीं लगता कि एट द प्रेजेंट टाइम अपोजिशन जैसी कोई चीज़ है।
इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम की यहाँ पे पूर्ति करते हैं। और जी धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे ही ऐसे अनेक पहलों पे हम भी चर्चा करते रहेंगे और इस श्रेणी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।